नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ नास्को के यूट्यूब चैनल में। नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिकल सेल संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर परिकीपनला श्रीदेवी मैम। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिजिटल मंच पे। Ma'am is currently working as assistant professor at Indira Gandhi National Tribal University, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। पिछले कुछ सालों में मैम स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है क्लिनिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च, mortality and morbidity of infectious and non-infectious disease related to health in tribal of मध्य प्रदेश। मैम ने पीएचडी किया है रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, gained expertise in public health and currently focusing on sickle cell research to identify, screen and counsel the tribal population for sickle cell disease, human papilloma virus infection in women leading to cervical cancer, and COVID-19 vaccine acceptance in collaboration with AIMS and New Delhi. Sridevi ma'am is also on the advisory board of National Association for Sickle Cell Disease Organization India. Ma'am is expert committee member for National Sickle Cell Mission of Ministry of Tribal Affairs, Government of India. वेलकम मैम, आपकी इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रुचिता। मैम थैंक यू सो मच। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप बता सकते हैं सिकल सेल रोग पर आपका संशोधन कार्य कैसे शुरू हुआ? हाँ, एक्चुअली हम हैदराबाद के रहने वाले हैं, उधर से ही हम पढ़ाई किए थे। मगर मेरा जब इधर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर मैं बनी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये अमरकंटक में है, जो कि एक ट्राइबल एरिया में है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये ट्राइबल लोगों के लिए, इनका मैंडेट ही है कि इधर का रिसर्च एंड हायर एजुकेशन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हो। तो मैं इधर आने के बाद अपना जितना भी पीएचडी का एक्सपर्टाइज था, मुझे पब्लिक हेल्थ और ट्राइबल लोगों के पॉपुलेशन के ऊपर, उनके हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने का सौभाग्य मिला। कट्टीमनी और अब के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री प्रकाश मणिपत ये काम करने के लिए किया। तो मैं पहले अपने स्टूडेंट्स के साथ ये ट्राइबल एरिया में जाके थोड़ा क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, इनको अवेयरनेस है या नहीं है करके थोड़ा सा हमने एमएससी डिसर्टेशन वर्क इधर करवाया। उसमें हमें पता चला कि लाइफस्टाइल डिजीजेस तो है ही, और इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक लेप्रेसी भी इधर है, और लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस, करोनरी हार्ट डिजीजेस और डायबिटीज, और विमेन में पीसीओस और यूटीआई इन्फेक्शन ज्यादा है। ये हम लोग थोड़ा एक छोटा सा रिसर्च से दो रिसर्च पेपर भी हमने लिखा था। उसके बाद मुझे पता चला कि इधर अनीमिया ज्यादा है, बच्चों में पोषकों का बहुत ही कमी है। मगर उसमें थोड़े लोगों में तीव्र तरह का ये अनीमिया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है करके मैं जब सीएमएचओ साहब, तब के आरपी श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव थे, अभी है सुरेश चंद्र राय, उनसे बात करते हुए हमें पता चला कि इधर सिकल सेल अनीमिया भी है। तो जब आईसीएमआर का जो प्रोजेक्ट निकला था कि नेशनल टास्क फोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ये एरिया में सिकल सेल डिजीज के लिए काम करने के लिए करके, तो मैंने 2 विषयों पर अप्लाई किया था। वो है सर्वाइकल कैंसर इन विमेन, और वो जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से आता है। उसके बाद ये सिकल सेल डिजीज पर मैंने अप्लाई किया था, एंड हमें चुना गया था इधर काम करने के लिए। फिर मैंने सिकल सेल डिजीज का पहले इधर का आईसीएमआर का रिपोर्ट था 0.4% ही है करके, लेकिन हम लोगों ने खुद से इधर रिसर्च करके पता चला कि वो 1% लोगों में सिकल सेल डिजीज, वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा है, क्योंकि वो जेनेटिक डिजीज है करके हमें पता चला। तो ऐसे हमारा जर्नी शुरू हुआ सिकल सेल डिजीज पर काम करके। अच्छा मैम, कृपया हमें भारत के 6 राज्य आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल रोग पर आईसीएमआर राष्ट्रीय टास्क फोर्स परियोजना के पीछे का मकसद बताएं।
जी, एक्चुअली ये SBHSR डिवीजन के डॉक्टर गोंतावी बाबू के नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट चला है। ये भारत के 6 राज्यों में टास्क फोर्स प्रोजेक्ट चला है। एक है मैसूरू, गुजरात, विशाखापट्टनम, असम, मध्य प्रदेश और गुजरात और दिल्ली में ये काम चल रहा है। और ये टास्क फोर्स प्रोजेक्ट में मेन मकसद ये था कि जैसे अर्बन एरिया में जिस किसी का भी सिकल सेल डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है, उनको तो मेडिसिन मिल ही जाता है, किसी ना किसी तरह का उनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। कैसे भी सिकल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक डिजीज एंड इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, बट देन उनको अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं अर्बन एरिया में, एंड उनको पता भी चल जाता है कि ये सिकल सेल अनीमिया है, डायग्नोस भी हो जाता है। मगर जब आप अर्बन, रूरल और ट्राइबल एरिया में आते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो क्या है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको बार बार इन्फेक्शन क्यों आ रहा है, उनको घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, पीलिया क्यों हो रहा है, उनका पेट क्यों सूजन हो रहा है। मैं अभी मेरे इधर जो मेड्स काम करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, उनसे बात कर रही थी। एक लेडी बोल रही थी, मेरा बाबू तो 5 साल के बाद वो गुजर गया, मेरा एक ही बेटा था। मैंने पूछा कैसे हुआ ये, तो वो बोलती है कि उसका पेट में बार बार सूजन होता था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बार बार ले जाने के लिए बोलते थे, इधर से अन्नूपुर ले जाना पड़ता एंड बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते, बस उसको इतना ही पता है। एंड बाबू गुजर भी गया, उसको पता भी नहीं चला। वो बार बार दर्द बोलता था, बार बार वो येलो हो जाता था, पीलिया हो जाता था, वो बता रही थी। तो इनको उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। तो हमने सोचा कि अगर एक एक्चुअली ये SBHSR डिवीजन का यही मकसद था कि ट्राइबल एरिया में जो इनएक्सेसिबल पॉकेट्स होते हैं, जिन लोगों को हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर नहीं मिल पाता है या डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, वो लोग, उनको पता चले, उनका अवेयरनेस भी हो। एट द सेम टाइम इधर के डॉक्टर्स को और आशा को, ANM को सिकल सेल डिजीज का डायग्नोसिस के बारे में पता होना चाहिए। एंड वो डायग्नोसिस कैसे होता है, बहुत सुलभ मार्ग है। एंड जब ऐसा कोई आशा तो हर विलेज में जाती है, आपको पता है। जब आशा विलेज में जाती है एंड देखती है एक बच्चा या बुजुर्ग जो भी इस डिजीज से, इस रोग का लक्षण अगर उनमें है, तो उनको ले जाके ANM के पास ले जाए और डायग्नोसिस सिंपल वे में, सॉल्युबिलिटी टेस्ट के तरह उधर डायग्नोसिस हो जाए SHC में। तब उनको बोले कि देखो भैया, आपको ये है, आपको PHC जाना है, और एक और टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, कि आप ट्रेट हो या सिकल सेल डिजीज आपको है, एक बार कंफर्म हो जाए तो आपको कितना मेडिसिन, हाइड्रोक्सी लेना है, हाइड्रोक्सी यूरिया लेना है, फोलिक एसिड लेना है, क्या लेना है, उधर से आपको एवरी मंथ मिल जाए। इसके लिए हमने 6 राज्यों में इतना एक मीन स्ट्रैटेजिकली काम किया है। पहले तो फर्स्ट स्टेप में इधर कितना बर्डन है, ये ट्राइबल एरियाज में सिकल सेल डिजीज का बर्डन कैसा है, ये हमने रैपिड स्क्रीनिंग के द्वारा आंगनबाड़ी में जाके छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन किया, रैंडम स्क्रीनिंग किया, एंड हमने पता लगाया कि इधर अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट में तो 1% है, वैसे गुजरात में, असम में, विशाखापट्टनम में, मैसूरू में, कहाँ कितना है, ये हमने पहले पता लगाया। उसके बाद हमने काम शुरू किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स पैरेलली किया, मार्केट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया, और आशा वर्कर का ट्रेनिंग दिया कि सिम्टम्स कैसे होते हैं। क्योंकि आप गांव में जाते हो, आप पता लगाओ कि इसका सिम्टम्स क्या, आप ये सिम्टम्स होते हैं करके हमने 1 बार 2 बार 3 बार उनके पास जाके सभी आशा वर्करों का ट्रेनिंग लिया पहले, एंड उनको हमने एक इंसेंटिव भी दिया। अगर आप एक बच्चा या बुजुर्ग जिसको ये सिम्टम है, आप ANM के पास 10 लोगों को लाते हो या 50 लोगों को लाते हो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा करके। तो वो लोग अच्छे से सीख के जब किसी भी डिजीज के लिए, वो लोग वैक्सीनेशन के लिए तो जाते ही रहते हैं विलेज में,
और अभी देखो कोविड वैक्सीनेशन के लिए हुआ कि नहीं, उनके पास तो बहुत काम रहता है। मगर जब उसको ये सिम्टम्स पता चला, वो बच्चे को या वो बुजुर्ग को वो एसएचसी लेकर आए। जब वो एसएचसी लेकर आए, एएनएम को हमने प्रशिक्षित किया सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए। सभी एएनएम को सॉल्युबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल होता है, और उनको हमने प्रशिक्षित कर दिया एंड एक किट भी उनके पास रख दिया कि ये बहुत सिंपल किट है, ये आप यूज करिए। एंड इम्यूनाइजेशन डे के दिन आप ये बच्चों को जितने भी आशा वर्कर लाती है उनको आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट करिए। उधर से हमने एक पर्ची बनवाया कि अगर पॉजिटिव निकला, हमने एएनएम को सिखा दिया, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बता सकती थी, पॉजिटिव नेगेटिव तो बता सकती थी। वो एक पर्ची लिखती थी कि पीएचसी चले जाओ कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए। एंड वो एएनएम को और आशा को हमने इतने अच्छी तरह से बोला कि काउंसलिंग करना है, आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको जाना ही जाना है, नहीं तो ये बीमारी तो आपका जान ही ले लेगी। जब आप ज्यादा काम करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इधर नहीं है, आपको जाना ही जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं बता रही हूँ, मैंने कितने सारे महिला से बात किया, उनके हस्बैंड नहीं चाहते हैं कि वो जाए और एक दिन पूरा चले जाएगा, जबकि वो खेती में काम करने जाती है या जाता है तो उसका खेती का काम चले जाता है, पीएचसी जाने में बहुत दूर रहता है। तो उनको हमने मोटिवेट किया, आपको जाना ही है, आपको जाना है करके सबको हमने भी बात किया, एएनएम लोगों ने। हम लोग को गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को इटसेल्फ स्ट्रेंथन करना हमारा मकसद है, ना कि हम लोग जाके काम करते रहे, है ना। तो हमने एएनएम लोगों को ये समझाया, फिर एएनएम लोग वो पर्ची देके पीएचसी भिजवा देते। उधर हमने लैब टेक्नीशियंस को कंफर्मेटरी टेस्ट का प्रशिक्षण दिया, और उधर हमने आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस सिखा दिया, जो कि बहुत ही इजी है। वो कंफर्मेटरी टेस्ट एक ही दिन, फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट आ गए ये वीक में, तो सैटरडे के दिन वो एक ही बार वो इलेक्ट्रोफोरेसिस चला देते। हमने उनको 2-2 बार 3-3 बार प्रशिक्षित किया, और कंफर्मेशन करके एक रजिस्टर में लिख के मेडिकल ऑफिसर के, पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर, आपके रिजल्ट के लिए आप नेक्स्ट वीक आइए, नहीं तो 3 दिन के बाद आइए करके उनका नंबर वगैरह लेके, उनका आधार कार्ड का नंबर लेके उनको भिजवा देते। फिर जिस दिन उनको अपना टेस्ट का रिजल्ट बताना हो, उस दिन बुला के हमने एक आईसीएमआर ने रजिस्ट्री डेवलप किया, जिसमें जो रजिस्ट्री वो नेशनल लेवल पर हम लोग उसमें मेडिकल ऑफिसर खुद, बहुत इजी है, वो मेडिकल ऑफिसर या लैब टेक्नीशियन खुद उसको एंट्री कर देते कि ये पेशेंट है, यहाँ से आया है, ये एज है, और ये कुछ भी दवाई पहले नहीं लिया है। हमने मेडिकल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करवाया आईसीएमआर से, और मेडिकल ऑफिसर को एकदम क्या मेडिसिन, किस एज के बच्चे को, एक हमने आईसीएमआर का प्रोटोकॉल, पूरा मेडिसिन का प्रोटोकॉल बना के उनको प्रशिक्षित भी किया कि ये अगर पॉजिटिव बच्चा है तो क्या बोलना है, अगर ट्रेट बच्चा है तो उसको क्या देना है, कैसे उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी देके, पानी कितना पीना है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो क्राइसिस में चले जाता है तब उसको क्या करना चाहिए, पूरा हमने मेडिकल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया। उसके बाद वो जब कंफर्मेटरी टेस्ट का रिजल्ट के लिए पीएचसी में आता, उसको बताया जाएगा, एंड उसके फॉलो अप्स एवरी मंथ आके, उसको मंथ में एक बार आके उनके पापा के साथ आए, अगर बच्चा है तो उनके पेरेंट के साथ आए, अगर बुजुर्ग है तो खुद आके अपना मेडिसिन ले जाए। एंड मेडिसिन के लिए मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में भी मेडिसिन नहीं है सिकल सेल डिजीज के लिए। हमने इतना बर्डन है ये डिस्ट्रिक्ट में करके, हमने डिस्ट्रिक्ट, रियली मैं बता रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम ने हमें बहुत सहयोग दिया। उनको हमने 1-2 बार उनके साथ भी मीटिंग किया, और जो मेडिसिन चाहिए वो उपलब्ध करवाया पीएचसी में। तो अभी भी, जबकि हमारा प्रोजेक्ट अभी जस्ट जून में खत्म हुआ, अभी भी ये प्रोसेस पूरा वैसे का वैसा चल रहा है। एकदम हमें फोन भी आते हैं कि ऐसे पेशेंट आ रहे हैं एंड उनको मेडिसिन मिल रहा है। तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट का मकसद भी, एंड हम सक्सेसफुल भी हुए। एंड इस या नहीं करके हमने इवैल्यूएशन भी किया है, उसका हमने डिसेमिनेशन करके भी भेजा है। हेलो हेलो, हाँ मैम।
किस तरह हमने आपने किया है। एएनएम से सोल्युबिलिटी टेस्ट का प्रशिक्षण दिया, फिर कंफर्मेटरी स्क्रीन टेस्ट का प्रशिक्षण दिया, पीएचसी व एमओ को प्रशिक्षण दिया। बहुत अच्छा कार्य है इस प्रोजेक्ट का, जो गवर्नमेंट से भी हमें आपको बहुत सहायता मिली, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। और मैम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्राइबल एरियाज में सिकल सेल पेशेंट को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ, हम लोग इधर बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस ये वो करके, मगर मैं बता रही हूँ ट्राइबल एरिया में ऐसा आपने भी, नास्को ने भी, जो कि ये संवाद कर रहा है, नास्को ने भी इधर से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी किया था। उनको पहले तो अवेयरनेस की कमी कि ये सिकल सेल डिजीज हो सकता है, दूसरी बात वो कहाँ जाए, किसको दिखाए या क्या बोल, अगर अगर एएनएम को नहीं पता, पीएचसी जाना है करके नहीं पता, पीएचसी में बहुत सारे पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर ही नहीं रहते हैं, 4-5 पीएचसी मिला के एक ही मेडिकल ऑफिसर रहता है, वीक में एक दिन आता है, तो उस दिन जाए, उस दिन ही जाए, कैसे जाए, बहुत दूर रहता है, बहुत अंदर फॉरेस्ट एरिया में ये लोग जीते हैं, जहाँ की उनका जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो ही नहीं होता है, वो कहाँ जाए, किसको बताए उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जनरली ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो जनरली ट्राइबल एरियाज में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन देने वाले जो ये क्या बोलते हैं उनको, जड़ी बूटी देने वाले, उन्हीं के पास जाके कुछ पेन किलर या समथिंग उनको मिलता है ना, जो भी जड़ी बूटी से मिलता है वो लेके वो लोग चलाते हैं, मगर वो ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, जब वो क्राइसिस में चले जाते हैं वो कुछ भी कर नहीं पाते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाते। तो ट्राइबल एरियाज में हम लोगों को या गवर्नमेंट को ट्राइबल एरियाज और रूरल एरिया के लिए बहुत डिफरेंटली सोचना है, ना कि जस्ट स्क्रीनिंग करके पूरा ट्राइबल एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कर दो, पूरा स्टेट स्क्रीनिंग कर दो और छोड़ दो, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं नहीं बोल रही कि हमारा काम जो है वो महत्वपूर्ण है, मगर सच में महत्वपूर्ण है। क्यों बताती हूँ मैं, अगर आप गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को ही आप स्ट्रेंथन कर पाते हैं, इसको ही चला पाते हो, तो ट्राइबल एरिया के लोगों को एक भी रुपए अपने हेल्थ पर नहीं लगाना पड़े और वो हैप्पीली जाके अपना मेडिसिन लेकर आए, ये ज्यादा अच्छा है ना कि कुछ और करके स्क्रीनिंग करे चले गए, कोई आके मेडिसिन दे दिया चले गए, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका तो मैनेजमेंट है, ये सिकल सेल डिजीज तो पूरा जिंदगी का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा इंडिया में गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे सेम चीज करे, उनको प्रशिक्षित करे फॉर सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ज्यादा पीएचसी में प्रॉब्लम हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज के दिन एचपीएलसी मशीन है। अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं, इधर के गवर्नर मंगूभाई पटेल और हमारे चीफ मिनिस्टर सिंह चौहान जी भी तो बहुत काम किए हैं, एनएचएम के लोगों ने भी बहुत काम किया है, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एचपीएलसी मशीन रखे हैं ताकि हीमोग्लोबिनोपैथी का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाए। अगर पीएचसी में नहीं जाना चाहते हैं, बस जाके अपना, अगर एएनएम ने बोल दिया कि आपका सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव आया है, अपना बस खून देकर आए एक दिन जाके फॉर टेस्टिंग कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, उसके बाद पीएचसी में उनका दवाई चलता रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये प्रोजेक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम ही उनका इलाज कर सकता है, उनका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कर सकता है, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ना कि पैसों के बारे में, उनके ऊपर कितना इकोनॉमिक बर्डन होता है। हमारा नेक्स्ट स्टडी है, इतना देखने के बाद हमें लगा, एक है ट्राइबल एरिया एंड रूरल एरियाज में स्टिग्मा, अरे देखो वो लड़की को सिकल सेल डिजीज है, उससे शादी ना करो, अरे देखो वो लड़का को कोई तो बीमारी है, बार बार सोता ही रहता है, वो कुछ काम ही नहीं कर पाता है, ऐसा ये स्टिग्मा ट्राइबल एंड रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। अर्बन एरिया में दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में नहीं है, उधर और डिफरेंट, अरे
वो तो जेनेटिक डिजीज है, पता है, उनके फैमिली में किसी को शादी ना करो या किसी से कुछ संबंध ही ना रखो। अर्बन एरियाज में तो और ही डिफरेंट प्रॉब्लम, ट्राइबल एरियाज में डिफरेंट प्रॉब्लम एकदम। शायद कुछ किसी ने उस पर जादू, क्या बोलते हैं, जादू फूक कर दिया है, इसीलिए उसको कुछ हो गया है, उनके घर कोई ना जाओ। इतना स्टिग्मा प्रॉब्लम, स्टिग्मा पेन स्केल अर्बन एरियाज में। क्योंकि सिकल सेल डिजीज एक तरह का अनीमिया है, वो लोग थोड़ा अच्छा सा खाना, फोलिक एसिड ये सब लेते हुए, हाइड्रोक्सी यूरिया टाइम पर लेते हुए थोड़ा सा मैनेजमेंट कर पा रहे हैं अर्बन एरिया में, इसीलिए उनका पेन का जो है वो कम है। मगर आप ट्राइबल एरिया और रूरल एरिया में आते हो, पेन का जो उनका वो है वो ज्यादा है। तो वो किस लिए है, क्या क्या फैक्टर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टडी है। एंड मैं बता रही हूँ इकोनॉमिक बर्डन। अर्बन एरिया में जितना इकोनॉमिक बर्डन है सिकल सेल डिजीज के लिए, उससे ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन ट्राइबल एरिया में है, क्योंकि वो आदमी वो दिन जाएगा, काम करेगा, बच्चा तक का भी खेती में काम करता है, वो कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाता है, उस दिन का पैसे आए तो ही वो खाना खा पाता है, वो कहाँ से मेडिसिन लाएगा बताओ। तो उनका इकोनॉमिक बर्डन, ये तीनों चीजों भी ट्राइबल एरिया में, जो कि इंडिया में अभी तक ये स्टडी नहीं हुआ है, ये स्टडी हम कर रहे हैं ICMR SBHSR डिवीजन डॉक्टर बोंतावी बाबू के नेतृत्व में। बहुत अच्छा है मैम, हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट और मिनिस्टर को भी पता है, लेकिन ये कभी खत्म होंगे पता नहीं। मैम आप अपने कार्य के परिणाम और उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में बताएं। अभी तक क्या अचीवमेंट है मैं बताती हूँ। जो NHM ने काम किया, जो हमने काम किया, 1400 सिकल सेल डिजीज पेशेंट्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को टाइम पर दवाई मिल रहा है, सभी ANM को सॉल्युबिलिटी टेस्ट का पता चल गया है, मेडिकल ऑफिसर्स को क्या इधर बिकॉज सिकल सेल एनीमिया है तो जांच किस तरह करना चाहिए, एक बच्चा आता है या बुजुर्ग आता है तो उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या उसको क्या दवाई देना है, इसका अवेयरनेस का पता चल गया है। और ये 6 राज्यों में जितना भी काम हुआ है, हमने NASCO से तो हमने तो पैरेलली NASCO को अवेयरनेस के लिए हम उनके साथ काम कर रहे थे, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी हमने बहुत बार लिखा है, और सेंटर लेवल पर भी हमने, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर सभी को बताया है, इवन ग्लोबल एसोसिएशन फॉर सिकल सेल डिजीजेस एंड उनको भी हमने बताया कि आप गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करो फॉर सिकल सेल डिजीज, एटलीस्ट रूरल और ट्राइबल एरियाज में उनको टाइम पर मेडिसिन और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनका डिजीज मैनेज हो जाए। एक्चुअली रुचिका, सब लोग सोचते हैं बहुत सारे डिजीजेस है, ये डिजीज के बारे में सोचने की क्या जरूरत है, इतना क्यों गवर्नमेंट इस पर इतना जोर दे रहा है। मैं बता रही हूँ, हमारा प्रोजेक्ट शुरू होके 3 साल हुआ है। पहले साल में जितने भी अपने हमारे पास पेशेंट थे, एंड तक वो नहीं रहे, पता है हम लोग को कितना दर्द हुआ, कितना दुख हुआ, क्योंकि जबकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे थे, ऐसे लोग थे जो जाके PHC से मेडिसिन भी नहीं ला पाए, इसके वजह से वो बच्चा गुजर गया हो। जितने पेशेंट थे उतना एंड तक नहीं रहे। ये बहुत दर्द भरी कहानी है एक एक का, जब एक एक का आप सुनोगे ना, गवर्नमेंट भी इतना पिघल जाएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि डिजीज कम लोगों में है, ज्यादा लोगों में है, ये नहीं, हमें जनरेशन में ये डिजीज नहीं जा पाए, हेरिडिटरी है, बिकॉज हेरिडिटरी है, इसको रोकने की बहुत ही जरूरत है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, इसका भी गवर्नमेंट के ऊपर ये महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अचीवमेंट है, एटलीस्ट हम बोल पाए, सेंटर तक भी बोल पाए कि इसको ऐसे मैनेज आप कर सकते हो, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को ही स्ट्रेंथन कर सकते हो, बहुत इजी है करके हमने पहली बार दिखाया है
गवर्नमेंट को कि स्क्रीनिंग करके छोड़ना इसका मकसद नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को आप स्ट्रेंथन करो तो ये डिजीज धीरे धीरे पूरा ही जीन ही इंडिया से खत्म हो जाएगा ना। एंड मैं तो बता रही हूँ पूरा ग्लोबल लेवल पर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को ही स्ट्रेंथन करो। ये मेरा ये प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा पूरा टीम का ये अनुरोध है। गवर्नमेंट, नास्को एंड सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले संगठनों के लिए आपका क्या सुझाव है? जी, मैं पहले तो नास्को को बहुत बधाई देती हूँ कि वो बहुत ही कम समय में, अभी तो सेकेंड ईयर का उन्होंने फाउंडेशन डे किया है, फिर भी उनका जो बात है कि पेशेंट, ये नास्को जो है ये पेशेंट ग्रुप है, उनका जो बात है सिकल सेल पेशेंट किस किस प्रॉब्लम से जूझता है, उनके पेरेंट्स केयर गिवर्स कितना प्रॉब्लम से जूझते हैं, उन्होंने एक एक डॉक्टर से बहुत सारे मीटिंग्स लगा के पेशेंट्स के साथ बात करवा के इसका अवेयरनेस पर बहुत काम किया है, बहुत ही कम समय में। इसके लिए मैं नास्को को बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। इसके पीछे जो प्रभात सिन्हा सर है जो नवाटिस के हैं, उनका जो सहयोग से ये काम किए हैं उनको भी मैं बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। मगर मैं थोड़े सुझाव भी देना चाहती हूँ नास्को को। सर, आप लोग हीमोग्लोबिनोपैथी सभी को भी इसमें जोड़िए, क्योंकि जब आप तेलंगाना और ऐसे राज्यों में जाते हो उधर थैलेसीमिया ज्यादा है। जब सिकल सेल डिजीज पर इतना काम कैसे भी कर रहे हो, गवर्नमेंट को आप अपना आवाज सुना रहे हो, तो थोड़ा हीमोग्लोबिनोपैथी को भी इसमें जोड़िए। तो उनको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जितना आपने काम किया उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिलाने में सिकल सेल डिजीज लोगों को, सभी गवर्नरों से आपने जाके बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आपने काम किया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने तो बहुत आपका सुना और हमारा भी सुना, और आज इतना मध्य प्रदेश में तो सिकल सेल का पूरा सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुला है, और अभी तो सिकल सेल मिशन भी उन्होंने स्टार्ट किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मोटा। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले तो अपना आवाज सभी राज्यों में छोटा छोटा सा यूनिट बना के, स्टेट यूनिट्स बना के, कैसे भी आपका सेंट्रल यूनिट है नास्को, तो स्टेट यूनिट्स भी बना के उधर उधर क्या हो रहा है, सिकल सेल डिजीज के लिए, हीमोग्लोबिनोपैथी के लिए क्या काम हो रहा है, उस पर भी थोड़ा आप थर्ड ईयर, क्योंकि आप थर्ड ईयर में एंटर कर रहे हो, तो थोड़ा सा उनके साथ स्टेट यूनिट्स बना के एक ही प्लेस में रह के काम करना इतना इजी नहीं। जैसे आप, हमारा टास्क फोर्स प्रोजेक्ट है, अगर मैं अनूपपुर में ही करती तो किसी को भी पता नहीं चलता, हमने 6 राज्यों में किया तो सेंटर तक पता चला। तो ऐसे अपना आवाज सुनाने के लिए स्टेट यूनिट्स बनाए। और ये जो 2-3 पॉइंट है जो आप समझते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम फॉर सिकल सेल डिजीज, ऐसे छोटी छोटी जो बातें आप सोचते हो वो आप सब लोग मिलके सेंटर तक सुनाएं, ताकि वो उस पर काम करे कि करोड़ों रुपए तो सिकल सेल डिजीज पर, हीमोग्लोबिनोपैथी पर गवर्नमेंट दे रहा है। अभी जो गवर्नमेंट है वो भी कर रहा है, एंड जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं सब लोग काम कर रहे हैं, मगर वो एक दिशा में जाए, डेटा पूरा एक संकलन होके एक दिशा में जाए। मैंने कुछ डेटा बनाया, आईसीएमआर ने कुछ डेटा बनाया, डीएचआर हेल्थ रिसर्च ने कुछ डेटा बनाया, ट्राइबल अफेयर्स ने कुछ डेटा बनाया, एनएचएम कहाँ जा रहा है, वो पेशेंट कहाँ जा रहे हैं, फाइनली पेशेंट को कुछ मेडिसिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ, इधर भी क्या हुआ, थोड़े लोग काम करके चले गए मगर वो लोग ऐसे ही रह गए, मगर हम जब गए तब जाके उनको मेडिसिन मिल पाया। ऐसे मैं बता रही हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो डेटा है, डेटा का एक संकलन होना चाहिए, एक रास्ते पर जाना चाहिए। तो नास्को को उसके लिए काम करना चाहिए। जो ये नेशनल रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री बने, सबको पता चले इधर पेशेंट है तो इसको मेडिसिन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे। थैंक यू। और गवर्नमेंट को मेरा अनुरोध है, मोटा से मेरा अनुरोध है कि सेपरेट इतना यूनिट्स करके काम ना करें। जितने भी लोग सिकल सेल डिजीज पर काम कर रहे हैं उनको एकजुट पर लाए और
इनके पास जितना जितना डेटा है एकजुट पर लाए और काम करना शुरू करें। एंड जितना भी हम लोग मीटिंग स्टॉक्स करते हैं, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ट्राइबल, मैं बताती हूँ, ट्राइबल एरिया में स्मार्टफोन थोड़ी ना रहता है कि वो लोग सुने, जूम मीटिंग में लिंक भेज दे तो वो आ जाए, ऐसे नहीं होता है। जाकर काम करना पड़ता है, उन पॉकेट्स में जाकर उनसे बात करना पड़ता है। हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किया, हम लोग को तो बहुत इतना दर्द हुआ कि मैं क्या बताऊं, उनको नहीं पता है कि डिजीज ऐसा है भी। हमने जब फोकस ग्रुप, हम लोग जो विलेजेस के पंचायत के जो भी बड़े होते हैं, टीचर्स होते हैं, थोड़े भी पढ़े लिखे होते हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिन देने वाले होते हैं, उनको बुला के उनसे बात किया, तब हमें पता चला उनको तो पता ही नहीं। तो जितना भी काम आप ऊपर सुपरफिशियली कर रहे हैं, और थोड़ा सा जब आप स्टेट यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनाओगे। Finally, your future plans and work for sickle cell disease patient. मैम प्लीज हमें बताइए। मैं तो चाहती हूँ कि पहले तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट जो पायलट लेवल पर हुआ है, वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करके पूरा इंडिया में ऐसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम करे, तो कि जो कि आशा ANM के स्तर पर डायग्नोसिस शुरू हो जाए, और तब जाके ये जीन का कंप्लीटली हम इंडिया से निकाल सकते हैं। और मैं चाहती हूँ अभी जैसे आपको स्टिग्मा स्केल, पेन स्केल और बर्डन पर हम काम कर रहे हैं, काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। और इन फ्यूचर जितने भी ट्राइबल पॉकेट्स है पूरे देश में, उन पर वहाँ भी स्क्रीनिंग हो और गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को ये प्रशिक्षण मिले, इस पर काम हम बिल्कुल करने का सोच रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अगर के साथ नास्को स्टेट यूनिट्स बनाए एज ए एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, मैं तो हमेशा उनके साथ जुड़ी रहूं, पेशेंट्स के साथ बात करूं, और सभी जितने भी डॉक्टर नास्को के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बोलते रहे कि ट्राइबल एरियाज में भी कैसा काम हम कर सकते हैं। और इसको सभी जितने भी अवेयरनेस कम वाले जगह है, वहाँ नास्को और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पहुंचे। तो इसके लिए हम काम करेंगे इन फ्यूचर। और गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे अभी तो मैं एक्सपर्ट कमिटी में हूँ मोटा के साथ, ट्राइबल अफेयर्स के साथ सिकल सेल पर, मैं तो चाहती हूँ कि वो भी हमारा सुने और ये इस तरह का काम देश भर में शुरू करें फॉर सिकल सेल पेशेंट्स। Thank you so much, ma'am, for giving us all your valuable time and knowledge. आपने जो नास्को को सुझाव दिया है वो उस पे नास्को जरूर काम करना चाहेगा। आप जो भी कार्य कर रही है वो इस प्रोजेक्ट में वो बहुत ही सराहनीय है मैम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। हम आपके बहुत आभारी है। आपकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी और सिकल सेल पेशेंट को जो भी बदलाव आ रहा है, आशा करते हैं कि भविष्य में हम सिकल सेल पेशेंट को एक अच्छी लाइफ दे सके, और सिकल सेल बर्थ रेट जो कि हमारा टारगेट है 0 सिकल सेल बर्थ रेट, वो हम ला सके। तो उसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमें हमारा काम को देखते रहे हैं और हमें ये मंच दिया है कि हम भी लोगों को तक पहुंचे। हम डॉक्टर बोंतावी बाबू SDHSR डिवीजन ICMR की तरफ से भी और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आपका भी थैंक यू।